आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग मिक्स क्वेश्चंस की 50 क्वेश्चन की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस क्या होता है? तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस वह एनर्जी है, मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस वह एनर्जी होती है जो कोई मटेरियल एल्ड होने तक ऑब्जर्व करता है। यानी एल्ड पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नीचे का एरिया मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस कहलाता है। यानी एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू यील्डिंग तक जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया होता है वही हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस कहलाता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आता है? तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा मिड स्पान पर आता है, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम सैगिंग होता है। कहाँ आता है? बीच में। ऑप्शन सी हमारा सही है, मिड स्पान पर। थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, विच वन इज ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर है? तो हमारी फिक्स बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है, क्योंकि इसके इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा अननोन रिएक्शंस होते हैं। तो फिक्स बीम में हम सब जानते हैं दोनों एंड पर तीन अननोन होते हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास केवल 3 होती है। तो इसलिए हमारा जो फिक्स बीम नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर होती है। ऑप्शन सी सही हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द मेन पर्पज ऑफ ए स्लीपर इन रेलवे ट्रैक इज टू। रेलवे ट्रैक पर जो स्लीपर डाला जाता है उसका मेन पर्पज क्या होता है? तो स्लीपर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्लीपर का मुख्य कार्य होता है रेल से लोड को बलास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी जो लोड आता है रेल्स पे हमारी, वो स्लीपर के थ्रू जो हमारे बलास्ट पड़ा होता है उस पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद नीचे सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला सवाल है हमारा, A fluid is ideal if it is। एक आइडियल फ्लूइड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? तो हम सब जानते हैं आइडियल फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है। कैसा होता है? यानी इसमें विस्कोसिटी नहीं होती है और कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। तो ऑप्शन सी सही है। हमारा आइडियल फ्लूइड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। BOD is a measurement of। BOD is a measure of। BOD क्या मेजर करता है? तो BOD का फुल फॉर्म सबसे पहले होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या बताता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में कितनी ऑक्सीजन लगती है। यानी जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिग्रेड करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, वो हमारा BOD बताता है। ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। कॉम्पैक्शन इंक्रीजेस। कॉम्पैक्शन क्या इंक्रीज करता है?
सवाल पूछ रहा हमारा, कॉम्पैक्शन हमारा इंक्रीज करता है ड्राई डेंसिटी और वाइड्स को कम करता है। कॉम्पैक्शन क्या करता है, ड्राई डेंसिटी को बढ़ाता है और वाइड्स को कम करता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला सवाल है हमारा, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज, ये तो हमने परसों क्लास में भी किया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो पॉइजन रेशियो हमारा होता है लेटरल स्ट्रेन अपन एक्सियल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपन एक्सियल स्ट्रेन। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वाटर सीमेंट रेशियो गवर्न्स, वाटर सीमेंट रेशियो क्या बताता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो से हमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों पर असर पड़ता है। वाटर सीमेंट रेशियो का हमारे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इन दोनों पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। वाटर सीमेंट रेशियो से स्ट्रेंथ भी प्रभावित होती है और ड्यूरेबिलिटी भी प्रभावित होती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्विक सैंड कंडीशन अकर्स व्हेन, क्विक सैंड कंडीशन कब उत्पन्न होती है, अकर होती है। तो क्विक सैंड कंडीशन तब होता है जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल ग्रेडियंट के बराबर हो, जिससे सॉइल पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाते हैं। जब हमारा जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल ग्रेडियंट के बराबर हो जाती है, तब जो वहाँ पर क्विक सैंड कंडीशन डेवलप हो जाती है। जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू क्रिटिकल ग्रेडियंट हो जाती है, तब वहाँ पर क्विक सैंड कंडीशन डेवलप हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, कैम्बर इज प्रोवाइडेड इन रोड्स टू, ये तो पिछली क्लास में भी हम लोग कर चुके थे। तो कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जो पानी हमारा रोड पे आता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो ड्रेन आउट वाटर क्विकली, ड्रेन वाटर क्विकली। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, द टाइप ऑफ जॉइंट यूज इन कैनाल लाइनिंग इज, कैनाल लाइनिंग में कौन सा जॉइंट यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो कैनाल लाइनिंग में हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स कैनाल लाइनिंग में थर्मल एक्सपेंशन को अकोमोडेट करने के लिए होते हैं। क्या करने के लिए, अगर थर्मल एक्सपेंसेस होते हैं कोई, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं कैनाल में। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले सवाल पर चलते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, वाटर यानी पानी में परमानेंट हार्डनेस किसके कारण आती है। तो परमानेंट हार्डनेस सल्फेट्स और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण आती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो क्लोराइड होते हैं और सल्फेट्स के कारण आती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर, डार्सीज लॉ इज वैलिड फॉर, डार्सीज लॉ, डार्सी का नियम यानी डार्सीज लॉ किसके लिए वैलिड होता है। तो डार्सीज लॉ केवल लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है। डार्सी लॉ केवल लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। लैमिनार फ्लो थ्रू पोरस मीडिया, उसके लिए हमारा डार्सी लॉ वैलिड होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज, सिलेंडरनेस रेशियो को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सिलेंडरनेस रेशियो हमारा होता है एल अपन आर, यानी इफेक्टिव लेंथ अपन रेडियस ऑफ गायरेशन। ऑप्शन बी सही है हमारा, लेंथ अपन रेडियस ऑफ गायरेशन। 15 का आंसर हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर, सीवीआर टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, सीवीआर टेस्ट क्या डिटरमाइन के लिए, सीवीआर टेस्ट क्या डिटरमाइन मतलब डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। सीवीआर टेस्ट क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था।
सबग्रेड सॉइल की स्ट्रेंथ जानने के लिए हम CBR टेस्ट करते हैं। CBR का फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है द टॉप लेयर ऑफ रिजिड पेमेंट इज नोन एज। रिजिड पेमेंट की टॉप लेयर को किस रूप में जाना जाता है? तो टॉप लेयर ऑफ रिजिड पेमेंट को वेयरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स कहते हैं। जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसकी टॉप लेयर को बियरिंग कोर्स या सरफेस कोर्सेस कहते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, बियरिंग रेशियो, बियरिंग कोर्स और सरफेस कोर्स दोनों दिया ऑप्शन में। तो ज़्यादा जो है इफेक्टिव कौन है? बियरिंग कोर्स। ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं अगले सवाल में। ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टू। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ट्रांजिशन कर्व क्या इंट्रोड्यूस करता है? तो ट्रांजिशन कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है। क्या करने के लिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो है ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है? तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज विद। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या इंक्रीज करने से बढ़ती है? C3 सीमेंट को जल्दी स्ट्रेंथ देता है, इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इंक्रीजेज विद C3 इंक्रीजेज। ऑप्शन हमारा सी सही है। तो C3S बढ़ाएंगे, C3S अगर बढ़ाएंगे सीमेंट में तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ऑप्शन सी सही है। ट्वेंटी का क्वेश्चन आंसर नंबर सी है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा डबल बार्स आर प्रोवाइडेड इन पेवमेंट लो। डबल बार्स को पेवमेंट में क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो वो डबल बार्स का कार्य क्या होता है? तो डबल बार्स का कार्य होता है जॉइंट्स के अक्रॉस लोड ट्रांसफर करना। जो जॉइंट्स हमारे उनके अक्रॉस लोड को ट्रांसफर करना। ऑप्शन हमारा बी सही है, ट्रांसफर लोड अक्रॉस जॉइंट्स। उसके लिए हमारा डबल बार्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल बिटवीन। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है किन के बीच होता है? तो एंगल ऑफ रिपोज वह एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल और स्लिप सरफेस के बीच होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और स्लिप सरफेस के बीच होता है। आंसर हमारा हो गया ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्रीप इन कंक्रीट इज। ये तो कल भी कराया था हमने। तो क्रीप क्या होता है? क्रीप जो है टाइम के साथ बढ़ने वाली स्ट्रेन है। एक कांस्टेंट लोड लगने के कारण, स्ट्रक्चर पर कांस्टेंट लोड लगने के कारण जो स्ट्रेन डेवलप होती है वही हमारा क्रीप कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, इंक्रीज इन स्ट्रेन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारा द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कौन सा होता है? तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल वाइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज कॉल्ड। वाटर की वह क्वांटिटी जो हमारा कोर्स एग्रीगेट को फिल करेगी वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो वायर्स को भरने में जितना पानी लगता है उसे फिल्ड वाटर कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? फिल्ड वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल वाइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज कॉल्ड। वाइड रेशियो कहते हैं उसको। ऑप्शन डी सही है हमारा।
क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल वाइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसका आंसर चलिए इसको नेक्स्ट अगले वाली वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है द IS कोड फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए IS कोड क्या होता है? तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए हमारा IS कोड होता है 10-262। IS 10-262, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट डिटरमाइंस। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से क्या डिटरमाइन किया जाता है? तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से सॉइल की कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है SPT टेस्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन। बर्नौलीज थ्योरम किस पर बेस्ड है? तो बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऑप्शन सी सही है। बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन होता है P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड सुपर प्लास्टिसाइजर बिलोंग्स टू। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सुपर प्लास्टिसाइजर कौन सा हमारा? तो सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड हमारा मोस्ट कॉमन सुपर प्लास्टिसाइजर है। सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। सीपेज फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ। सीपेज फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? तो सीपेज फोर्स हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में होता है। सीपेज फोर्स हमारा फ्लो की डायरेक्शन में होता है, ऑप्शन ए सही हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC एज पर IS कोड। तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबको मालूम ही होगा, ऑप्शन बी सही है हमारा। द मेन सोर्स ऑफ क्लोराइड्स इन वाटर इज। द मेन सोर्स ऑफ क्लोराइड इन वाटर इज। तो मेन सोर्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है रोड साल्टिंग। रोड साल्टिंग हमारा मेन सोर्स है। मेन सोर्स ऑफ क्लोराइड इन वाटर इज रोड साल्टिंग, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है द रेडियस ऑफ मोर सर्किल रिप्रेजेंट्स। मोर सर्किल रेडियस क्या रिप्रेजेंट करती है? तो मोर सर्किल रेडियस शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करती है। क्या? शियर स्ट्रेस, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला सवाल हमारा द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ स्लज इज। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ स्लज। स्लज को डिस्पोज करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा हमारा है? तो इंसर्शन स्लज को डिपोज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, खासकर वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए इंसर्शन को जला देना, ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए पिक्नोमीटर टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? पिक्नोमीटर टेस्ट करते हैं। पिक्नोमीटर से सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है, ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे डिफाइन करते हैं? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा होता है स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन ए सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा इन सर्विंग बियरिंग इज। बियरिंग inclination of
इंक्लिनेशन फ्रॉम मेरिडियन, इंक्लिनेशन फ्रॉम मेरिडियन तो वही बीयरिंग कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। इंटरसेप्शन लॉस इज पार्ट ऑफ, इंटरसेप्शन लॉस किसका पार्ट है? तो इंटरसेप्शन लॉस इज पार्ट ऑफ रेनफॉल दैट डज नॉट रीच ग्राउंड। रेनफॉल जो पेड़ों की पत्तियों पर रुक जाती है, इंटरसेप्शन लॉस वह होती है जो रेनफॉल जो पेड़ों की पत्तियों पर रुक जाती है, ग्राउंड तक नहीं पहुंचती, उसे इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। वह रेनफॉल जो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है वही हमारी इंटरसेप्शन लॉस होती है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है आईएस कोड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए आईएस कोड कौन सा होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए आईएस कोड IS 456 होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है द मटेरियल यूज्ड इन बिटुमेन फॉर विस्कोसिटी ग्रेड इज। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल बिटुमेन को विस्कोसिटी ग्रेडेड बनाने में यूज होता है। क्या होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है इन सुपर एलिवेशन डिजाइन विच फोर्स इज बैलेंस्ड। सुपर एलिवेशन डिजाइन में कौन सा फोर्स बैलेंस किया जाता है? तो सुपर एलिवेशन फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या दिया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सुपर एलिवेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज रिलेटेड टू। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? तो मॉडुलस ऑफ रप्चर कंक्रीट की फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसको दिखाता है कंक्रीट की फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ को। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन बैलेंस सेक्शन डिपेंड्स ऑन। बैलेंस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ किस पर डिपेंड करती है? तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ स्ट्रेंथ कंपैटिबिलिटी से गवर्न होती है जब टेंशन और कंप्रेशन बैलेंस हो। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, स्ट्रेंथ कंपैटिबिलिटी। अगला सवाल 44 हमारा है व्हाट इज द रोल ऑफ क्योरिंग इन कंक्रीट। क्योरिंग का रोल क्या होता है कंक्रीट में? क्योरिंग से प्रॉपर हाइड्रेशन होता है जिससे स्ट्रेंथ डेवलप होती है। क्या होता है? प्रॉपर हाइड्रेशन होता है, इससे स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, अलाउज हाइड्रेशन। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर लेवलिंग इन अंडुलेटिंग टेरेन। अंडुलेटिंग टेरेन के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड क्या है लेवलिंग के लिए? डिफरेंशियल लेवलिंग सबसे बेस्ट है। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टील वाटर ऑन वर्टिकल वॉल। स्टील वाटर प्रेशर डेप्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ρGH रोका हुआ पानी डेप्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। 46 का हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्ले मिनरल मोस्ट एक्टिव इन सॉइलिंग इज। कौन सा क्ले मिनरल होता है जो मोस्ट एक्टिव होता है सॉइलिंग में? तो मोस्ट एक्टिव होता है हमारा होता है माउंट मोरिलोनाइट। सबसे ज़्यादा सॉइलिंग में एक्टिव रहता है माउंट मोरिलोनाइट। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या है? तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट हमारी जो है एक कंपोजिट मटेरियल है। इसमें कंक्रीट प्लस स्टील का मिक्सचर होता है। तो क्या है? कंपोजिट मटेरियल है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग रिइंफोर्समेंट इज। फुटिंग रिइंफोर्समेंट के लिए मिनिमम कवर कितना होना चाहिए? तो IS 456 के अनुसार मिनिमम कवर 50 mm होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही है। लास्ट क्वेश्चन है बोजनिक थ्योरी इज यूज्ड फॉर। बोजनिक थ्योरी किसके लिए यूज की जाती है? तो बोजनिक थ्योरी इलास्टिक हाफ स्पेस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? इलास्टिक थ्योरी इलास्टिक स्ट्रेस इन सॉइल। इलास्टिक स्ट्रेस इन सॉइल। ऑप्शन सी सही है हमारा। बोजनिक
थ्योरी इज यूज्ड फॉर इलास्टिक स्ट्रेस इन सॉइल? ऑप्शन सी हमारा है। चलिए आज की क्लास खत्म होती है, मिलेंगे कल फिर से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी का आंसर में कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर जो है बात की जाएगी, उस पर डिस्कस किया जाएगा। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं यहाँ पर, तो उस पर हम लोग एक अच्छा सा वीडियो डिस्कस कर सकते हैं। 10-5 मिनट का वीडियो किसी भी टॉपिक पर जो समझ में ना आ रहा हो, जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, उस पर हम लोग वीडियो बनाकर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।